नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी में तेजी की, जहां पर बिक्री पर कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। साथ ही साथ करेंगे रुपए की बात, जहां पर गिरावट फिर से बनती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि फ्राइडे को 89.95 के पास रुपया बंद हुआ था, लेकिन आज जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे और रुपए पर एक सेंस लेना चाहेंगे। जिस तरह की गिरावट आज फिर से बनती हुई नजर आई है, किस तरह से देखते हैं आप रुपए को? अब जो बाकी बचा कुछ दिन है इस साल के, रुपए की रेंज क्या रह सकती है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। यहाँ पे रुपी में हमने एक रिकॉर्ड जो है निचला स्तर बनते हुए देखा है डॉलर के मुकाबले। और सबसे बड़ी वजह जो रही है वो यह है कि जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर के चर्चा थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि लगातार देरी होती हुई नजर आई है। उसके चलते लगातार रुपी में यहाँ प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। जो ट्रेड के जो नंबर्स है वहां भी डेफिसिट में लगातार बढ़ोतरी है। जो गोल्ड इंपोर्ट्स है उसके चलते भी रुपी में जो है यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील अगर और आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो रुपी के लिए एक नकारात्मक सेंटिमेंट जो है वो बरकरार रखेगी। दिसंबर के आखिर तक हमारा मानना है कि 90.80 से 91.20 तक के जो स्तर है एक बार रुपी में वहां तक जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक रेंज है यहाँ पे 89.50 से 91.20, ये अब दिसंबर मंथ के लिए बनी रह सकती है। ऑलरेडी यानी कि गिरावट ज्यादा लगती है और सुधार यहाँ पर कम आता हुआ लग रहा है। मनोज जी, फिर सोने चांदी में क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक ठहराव जरूर है, लेकिन जैसे आपने कहा ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ यूएस की टीम यहाँ पर है, तो वो BTA 3 दिनों का जो मीटिंग है वो भी स्टार्ट होगा। यूरोपियन यूनियन की टीम भी यहाँ पर है, उनके साथ FTA करार होने की भी संभावना है। तो इस हफ्ते काफी कुछ भारतीय बाजारों से हेडलाइंस निकल के आ सकती हैं। काफी इवेंटफुल वीक रहेगा और दोनों तीनों जो चीजें हैं वो काफी इम्पेक्ट करेगी, ना सिर्फ रुपी की चाल पर बल्कि यहाँ पे सोने चांदी की कीमतों पर भी जो है इसका बड़ा असर होने वाला है। अभी तक मार्केट यहाँ पे फेड रेट कट जो है वो डिस्काउंट करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर की जो पॉलिसी मीटिंग है इस सप्ताह वहां पे होने जा रहा है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक थोड़ी सुस्ती यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो अंडरलाइन जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी सोने और चांदी के लिए काफी सपोर्टिव है। हमारा मानना है कि 4140 डॉलर का जो लेवल है कॉमेक्स फ्यूचर में सोने के लिए वो काफी मजबूत सपोर्ट रहेगा। और कीमतें अगर एक बार 4250 के स्तर के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होगी तो फिर यहाँ पे 4380 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो सोने में बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखना चाहिए मनीषा जी। हमारा मानना है कि 1,29,500 के आसपास अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहां पे फिर जो है फ्रेश बाय की रणनीति रखना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1,28,800 के आसपास रखना चाहिए और 1 से 2 दिन के लिए 1,31,000 तक के लक्ष्य सोने में रखे जा सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पर अगर मेटल्स को देखा जाए तो 1100 के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। कॉपर में मनोज जी अच्छी खासी तेजी इस साल में बनती हुई नजर आई है। जो ये 1100 के आसपास के स्तर हैं, यहाँ पर अब क्या करने की राय है? यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि एक ऑल टाइम हाई का जो स्तर है वो कॉपर में बनता हुआ नजर आया और बाकी मेटल्स भी वहां पे कॉपर को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में मार्केट यहाँ पे भी नजर आ रहा है और फेड की पॉलिसी मीटिंग भी है। तो कुछ मुनाफा वसूली अगर यहाँ आती है 1,084 से 1,080 की रेंज में, तो वहां पे फ्रेश बाय के लिए रणनीति बनाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे वेटेड वॉच रखना चाहिए कॉपर में। हमारा मानना है कि कीमतें 1,055 के स्तर को स्ट्रांगली होल्ड करेगी। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1,118 और मीडियम टर्म में अगर मैं 1 से 2 महीने की बात करूं तो यहाँ पे 1,180 से 1,200 तक के स्तर कॉपर दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। तो कॉपर में यहाँ पर डिप्स का इंतजार करें खरीदने से पहले। लेकिन मनोज जी, जिस तरह की बढ़त हमने कॉपर में आते हुए देखी है उतनी तेजी से ना सही, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। और काफी सारी रिपोर्ट्स का मानना है कि अगला साल यहाँ पर मेटल्स के हवाले है। चांदी और बाकी बेस मेटल्स के तौर पर जिंक में करीबन 1% की बढ़त है। एल्यूमिनियम मल्टी मंथ हाइज पे यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। आपको लगता है अक्रॉस मेटल्स तेजी की यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा? इसी तरह स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए?
बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए जो अगला साल है 2026 वो बेहतर रह सकता है और हमने यहाँ पे वर्ष के आखिर में ये कॉपर में रुझान भी आते हुए देखे हैं और उसी को बाकी मेटल्स भी फॉलो कर रहे हैं। एलएमई पर हम देख रहे हैं कि जो जिंक की कीमतें वो लगभग 3 वर्ष के उच्च स्तर पर है और एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि जिंक की कीमतें भी यहाँ पे आने वाले समय में 3,250 से $3,300 एलएमई और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां भी $3,140 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। जिंक में अगर फ्रेश रणनीति बनानी है तो 308 के आसपास यहाँ पे बाय करना चाहिए 302 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 320 के रखना चाहिए। एल्यूमिनियम यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक अच्छी जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमारा मानना है कि जिंक के मुकाबले आने वाले समय में एल्यूमिनियम में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 277 के आसपास यहाँ पे बाय करें और जो स्टॉप लॉस है वो 272 के अराउंड रखें और टारगेट यहाँ पे 290 और 300 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ मनोज जी, एग्री स्पेस में अगर यहाँ पर देखना हो तो 2025 एज अ साल आप कैसा देखते हैं? यहाँ पर मसालों में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, चाहे वो जीरा हो या फिर हल्दी। इन दैट सेंस एक समराइज कैसे करेंगे एग्री को लेकर 2025 के लिए और 26 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 25 में अगर हम ओवरऑल देखें मनीषा जी तो एक काफी जो है यहाँ पे मिक्स्ड सेंटिमेंट रहा ओवरऑल एग्री मार्केट के लिए, लेकिन स्पाइस पेक ने यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न जो है डिलीवर किया है इन्वेस्टर्स को। हम स्पेशली अगर कोरिएंडर की बात करें, टर्मरिक की बात करें तो वहां पे अच्छे रिटर्न जो है बनते हुए नजर आए हैं और यहाँ पे क्यूमिन में भी एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर 2025 की बात करें तो स्पाइस पेक यहाँ पे बेहतर रहा है बाकी कमोडिटीज के मुकाबले। लेकिन 26 में हमारा मानना है कि जो फर्स्ट हाफ है वहां पे स्पाइस का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पे कुछ सुधार जो है ग्वार कॉम्प्लेक्स और कैस्टर सीड की कीमतों में भी जो है देखने को मिल सकता है। तो 2026 भी यहाँ थोड़ा मिक्स्ड रह सकता है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज के लिए, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारा मानना है कि स्पाइसेस पे जो है वो बेहतर करते हुए नजर आएंगे। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। तो इस साल ऑफ कोर्स हमने सोने, चांदी, कॉपर में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। मेटल्स अगले साल यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स दिखा सकते हैं और जहाँ तक स्पाइसेस हैं, एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में यहाँ पर आपकी नज़र बरकरार रहनी चाहिए। भावों में अच्छी खासी उठापटक है, लेकिन इस बीच यहाँ पर किस तरह की मांग है जान लेते हैं। हमारे साथ ईशू दत्वानी जुड़ चुके हैं, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर। ईशू नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं आप ये वेडिंग सीजन, क्योंकि सभी तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि दिवाली धनतेरस के पास जिस तरह की तेजी थी वैसी बढ़त या वैसी अग्रेसिव बाइंग फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपसे बात करने से पहले मनीषा जी मैंने अपने आंकड़े चेक किए तो 30% के करीब ड्रॉप है दिवाली के बाद। ये जो नवंबर का महीना गया एज कंपेयर्ड टू आवर लास्ट इयर्स, एंड आई एम डूइंग ओनली वेट टू वेट। वैल्यू वाइज थोड़ा बेटर डेफिनेटली होगा क्योंकि भाव बड़े हैं, पर वेट टू वेट वी आर डाउन अबाउट 30%। डेफिनेटली स्लो डाउन है गोल्ड में, बट सरप्राइजिंगली हमारा डायमंड थोड़ा ठीक कर रहा है, तो वो कॉम्पेंसेट कर रहा है गोल्ड के ड्रॉप को। पर डेफिनेटली गोल्ड जो प्योर 22 कैरेट गोल्ड या कुंदन उस तरीके की जो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है वहां पर डेफिनेटली ड्रॉप है। इशू आप कह रहे हैं कि डायमंड यहाँ पर बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या ये ब्राइडल के तौर पर कर रहा है या वॉक-इन्स में? ब्राइडल के हिसाब से भी कर रहा है, वॉक इन से भी कर रहा है, एंड इनफैक्ट नॉन रेजिडेंट क्लाइंटाइल अभी अच्छी चल रही है। दिसंबर इज यूजुअली द मंथ बहुत ही नॉन रेजिडेंट्स आते हैं, तो वो लोग है ना अपनी बाइंग होल्ड करके रखते हैं, पूरे साल की बाइंग दिसंबर में आके करते हैं। तो इंडल्जेंस शॉपिंग, एनिवर्सरी गिफ्टिंग, वो सारा भी काम हो रहा है। तो उसमें डायमंड ज्वेलरी में टचवुड सेल्स आर गुड, बट 22 कैरेट में डेफिनेटली वहां पर डोमेस्टिक डिमांड ही है, और ऑल्दो शादियां हैं पर देयर इज डेफिनेटली अ ड्रॉप इन द डिमांड। इशू जैसे आपने कहा कि डिमांड यहाँ पर अक्रॉस है, चाहे वो गोल्ड है या फिर डायमंड्स है। सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी की भी हमने मांग यहाँ पर आते हुए देखी। आज किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला सिल्वर स्टडेड लैब ग्रोन डायमंड भी अब यहाँ पर मार्केट में आने लगा है। आप कहेंगे ये साल जिस तरह से हमने ऑल टाइम हाइज प्राइसेस में बनते हुए देखे हैं, इन दैट सेंस टेक्नोलॉजिकली, इनोवेशन वाइज, डिजाइन वाइज हमने कई नई चीजें आते हुए देखी? डेफिनेटली, और ऑलवेज न्यू मार्केट्स ओपन अप, तो डेफिनेटली लोग who could
not afford diamonds and they were always aspiring to wear diamond jewelry, उनके लिए ये एवेन्यू अच्छा खुल गया है। और क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है तो ऑब्वियसली अगर वो गोल्ड में बनेगा तो फिर अफोर्डेबल होगा नहीं, तो सिल्वर में बन के और उसको गोल्ड प्लेटिंग करके, और क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो लुक भी अच्छा आता होगा आई एम श्योर, क्योंकि पहले जो जिस तरीके की प्लेटिंग होती थी, अभी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेटिंग बेटर है और उसका जो टाइम लिमिट भी है टार्निश होने का वो बेटर होगा। तो ये सर्टेनली ये एवेन्यूज खुल रही हैं एंड बेसिकली दिस इज इंक्रीजिंग द मार्केट। इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि हर एक को अपना यू नो एवरी कमोडिटी एवरी ज्वेलरी हैज अ पीस अंडर द सन, तो इट्स ब्रॉडनिंग द ज्वेलरी मार्केट इन दैट सेंस। ईशु, एक फाइनल सवाल, और 2026 को लेकर अब किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आप और अनमोल ज्वेलर्स एज इन सेंस क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अगले साल के लिहाज से? तो हम अभी हाई एंड ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वी रियलाइज कि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ऑलमोस्ट रिसेशन प्रूफ काम होता है और वेरी अनयूजुअल हाई एंड डिजाइंस, कलर्ड डायमंड्स, एक्सपेंसिव हाई एंड कलर स्टोन्स, उस पे हमारा फोकस है। और इंटेंशन ये है कि इवन इफ यू नो द फुटफॉल इज लेसर, क्योंकि वहां पर प्राइस पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, टिकट साइजेस बड़ी होती है, तो वहां पर हमको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। ऑलराइट ईशु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 30% की गिरावट यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड में देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि डायमंड, चांदी ये काफ़ी कुछ अच्छा कर रहा है और एब्सोल्युटली एक डिमांड यहाँ पर प्रोन ऑन प्राइसेस है, वो है हाई एंड ज्वेलरी। वहाँ पर स्केलिंग अप की भी एक्सपेक्टेशन अनमोल ज्वेलर्स की तरफ से आती हुई। कमोडिटी की पाठशाला। नमस्कार, और आज कमोडिटी की पाठशाला में धनिये पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री फलोदी ट्रेडर्स के फाउंडर श्री महावीर गुप्ता। महावीर जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और हल्दी ऑफ कोर्स इस साल में काफ़ी उठापटक भी दिखाई है। सबसे पहले तो आपसे, क्योंकि एक रबी की फसल है, क्रॉप है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बुआई है, किस तरह के उत्पादन की उम्मीद है इस बार? नमस्कार मनीषा जी। धनिये में एक्चुअली जो बुआई के संकेत जो आ रहे हैं, जैसे आज गुजरात का डेटा जो मंडे को आता है हर वीक का, वो जो हम लोग सोच रहे थे 95,000 हेक्टेयर का आएगा, लेकिन आज वो 75,000 हेक्टेयर का डेटा आया है। उसी तरह जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है, वहाँ भी लगभग 50% की बुआई आ रही है दुनिया में। तो तीनों स्टेट जो मेजर स्टेट है इसके प्रोडक्शन के, उनके हिसाब से लगता है कि ओवरऑल 60-65% एवरेज बुआई के समाचार मिलने चाहिए। इतना ही है, क्योंकि अभी जो गेहूं है या दूसरे कमोडिटी है उसमें किसान का रुझान ज़्यादा है और मौसम की मार भी धनिया पर, क्योंकि ये सेंसिटिव क्रॉप है, तो इस वजह से मौसम की मार के कारण भी किसानों ने थोड़ा सा अपना ध्यान इससे बदला है और दूसरे जिन्सों पर गए हैं। तो धनिया का पिछले वर्ष के मुकाबले औसत उत्पादन अगर माने तो 60% के आसपास बिजाई हुई है। और क्योंकि दिसंबर के महीने में बिजाई होती है, तो आपको लगता है ये नंबर आगे बढ़ेगा या फिर आपको लगता है फसल कमजोर ही रहने की उम्मीद है इस बार? नहीं, एक्चुअली क्या है, किसान मानस बना चुका होता है, वो सभी चीज डिसाइड करके जाता है कि इतने एरिया में ये करना है, इतने एरिया में ये करना है, तो उसका एलोकेशन हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है, जो जमीन ऐसी है जो किसी भी मतलब काम में नहीं ली जाती है, उसमें अगर इरिगेशन है तो वो लोग फिर उसमें कोई भी फसल बो सकते हैं। तो 10-5% का जो फर्क पड़ेगा उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अनुपात में जैसे दिसंबर में जो लास्ट में होती है उसका जो उत्पादन उधर कम आता है, मार्च लास्ट में, अप्रैल में गर्मी बढ़ने के कारण, तो ओवरऑल कुल मिला जुला असर जो रहता है वो लगभग वही बैठेगा 60% या 65% के आसपास। ऑफ कोर्स जब तक यहाँ पर बुआई जारी है, किस तरह की आवक है मार्केट्स में और किस तरह की डिमांड सामने बनता हुआ देखते हैं आप धनिया में? डिमांड की मुख्य कमजोरी है अभी। डिमांड हम लोग सोच रहे थे कि अभी जो क्रिसमस का है, न्यू ईयर है या पोंगल फेस्टिवल साउथ का आता है, तो इस वजह से अभी त्योहारी वो रहना चाहिए और स्टॉक हमारे पास अभी कैरी फॉरवर्ड कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो सब मिला जुला कारण तेजी का बन रहा है, लेकिन डिमांड फिर भी अभी इतनी कमजोर है कि वो पिकअप जो आना चाहिए, जो प्राइजेस में आना चाहिए बढ़त, वो अभी नहीं आ पा रही है। या यूं माने कि 2023 से जो धनिया में एक तरह से धोखा खाते आए हैं सभी लोग, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा था, फसल का अनुमान सही नहीं लग रहा था और माल का भरा हुआ बहुत था।
लेकिन अब जाके वो सब चीज क्लियर हो रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में जैसी डिमांड आएगी उसी समय मार्केट एकदम तेजी की ओर अग्रसर होगा। अभी वैसे काफी अच्छी तेजी आ चुकी है, 20 रुपए किलो की तेजी इसमें बन चुकी है जी, लेकिन अभी और फर्दर उम्मीद है 5 से 10 रुपए किलो और बढ़ सकता है। 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़ सकता है। और ये कितने समय में बढ़ता हुआ देखते हैं महावीर जी? ये जनवरी तक बढ़ जाना चाहिए, जनवरी के आसपास मुझे लगता है, क्योंकि तब तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बुआई कितनी है, मौसम कैसा है, उत्पादन कैसा आएगा, यील्ड कैसी बैठेगी, इन सब का फर्क है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो इस समय इंपोर्ट आता है वो अभी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसका भी एक फायदा यहाँ के किसान को मिलेगा और प्राइसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट नहीं है, लेकिन किस तरह का एक्सपोर्ट बनता हुआ देखा है आपने इस साल में, और इस सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपोर्ट अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा था एक्सपोर्ट इस बार, क्योंकि जिसको इंडिया का कोरिएंडर पसंद है, जो भारत का धनिया खाना जाए, उसको दूसरी जगह का नहीं पसंद आता, तो जहाँ जो जाना है वो तो जाने, और उसमें भी बढ़ोतरी अच्छी आई है और आगे भी लग रहा है। अभी जैसे जुलाई जो हार्वेस्टिंग या सितंबर में हार्वेस्टिंग होती है फॉरेन क्रॉप्स की, वो काफी कम उत्पादन बैठ रहा है और भाव का हमारे यहाँ से मिलाप हो नहीं रहा है, तो उस हिसाब से लगता है कि इस साल वापस अभी जनवरी फरवरी में अच्छा एक्सपोर्ट होने के चांसेस है। महावीर जी, अब बात यहाँ पर हेजिंग की कर लेते हैं। जिस तरह की उठापटक है, हमने देखा है कि मसालों में यहाँ पर हेजर्स हैं, बाजार में यहाँ पर NCDX के प्लेटफॉर्म पे कारोबार भी होता है, फिर चाहे वो किसान है, मिल्स वाले हैं, इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं, किस तरह से आप हेजिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर उपलब्ध होता हुआ दिख रहे हैं? हेजिंग अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत बढ़िया है और NCDX का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसमें कर रहा है। डिलीवरी, अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी लगी हुई है और जिन लोगों ने डिलीवरी ली है उनको भी अच्छी क्वालिटी का मिला है धनिया, तो इस हिसाब से अभी तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है इसमें। और जिसको भी बाद के फ्यूचर के हिसाब से अपनी बाइंग करनी है वो NCDX के माध्यम से कर सकता है, उसको अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी मिलेगी। ये इनकी जो क्वालिटी चेकिंग है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि क्वालिटी में इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और कुल मिला के अच्छा रहेगा। अभी जो पिछले वर्ष जो 3 रुपये का प्रीमियम था राजस्थान के माल पे गुजरात की अपेक्षा, वो भी अब खत्म कर दिया गया, तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि अभी मेजर जो डिपॉजिट पॉइंट है वो कोटा मेन है, तो वहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसका प्रीमियम अभी नहीं है, तो इसलिए लेवाल को उसमें फ़ायदा मिलेगा। महावीर जी, एक फाइनल सवाल कि एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि जो हेजर्स हैं वो यहाँ पर बाजार में आते हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। किसानों की तरफ से आपको लगता है जो करंट लेवल्स हैं, अगर बुआई यहाँ पर 60% ही होने लगी है, तो अगर FPOs यहाँ पर इस बाजार में इस वक्त आना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी लेके उन्हें आना चाहिए? नहीं, अभी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार पूरा कंट्रोल में रहेगा और सब चीज जो उत्पादन कम है, इतना कोरिएंडर का ऐसा वाइड प्रोडक्शन है कि लगभग हर राज्य में पैदा होता है वैसे तो, लेकिन मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो राजस्थान, MP और गुजरात है, और यहाँ कम है, 60-65% के आसपास बैठना चाहिए। तो इस हिसाब से अच्छा लग रहा है, किसानों को भी उम्मीद करना चाहिए कि अच्छा भाव मिलेगा, और जो भी इसमें स्टॉकिस्ट आएंगे, हेजर्स आएंगे, जो भी इसका व्यापार करेंगे, उनके लिए आखिर सकारात्मक परिणाम आएंगे। महावीर गुप्ता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें धनिये की पूरी इकोनॉमी समझाने के लिए और किस तरह से यहाँ पर बेहतर काम हो रहा है एक्सचेंज पर हेजिंग के तौर पर, वो भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।